Hello students, welcome to Magnet Brains. This is Priyanka Dudani, your faculty for Business Studies class 12th. हम लोग ने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट एंड आज जो हम सब टॉपिक कवर करने वाले हैं दैट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट. इसको स्टार्ट करने से पहले यू ऑल गाइज आर एट मैग्नेट ब्रेन्स प्लेटफॉर्म. सो स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो प्रोवाइड करता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की सारी वीडियोस दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. आपको यहाँ पे मिलते हैं फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्सेज अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स. हम तैयारी करवाते हैं CBSE एंड कुछ स्टेट बोर्ड्स की. अगर आपको ई बुक्स या ई नोट्स चाहिए सो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है. वी हैव अ हिंदी मीडियम चैनल टू, यू कैन चेक इट आउट ऑल्सो सेपरेटली फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स. सो यस, चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं दैट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट. सो स्टूडेंट्स, ये वाला जो टॉपिक है आप इस टॉपिक का जिस्ट थोड़ा बहुत क्लास 11th में ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस में भी पढ़ चुके हो. उसी से रिलेटेड है, बस यहाँ पे मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से ऑब्जेक्टिव्स हैं और 11th में बिजनेस की पर्सपेक्टिव से ऑब्जेक्टिव्स थे. ओके, इट इज़ अ वेरी इजी टॉपिक. हमें मेंटेन करना है एक कंसेप्ट रजिस्टर. अगर आपने अभी तक चालू नहीं किया उसे मेंटेन करना सो प्लीज़ मेंटेन करो, जिसमें आप कंसेप्ट लिखोगे, केस स्टडीज़ लिखोगे और एक होगा क्वेश्चन एंड आंसर रजिस्टर जिसमें हम सारे NCERT रिफ्रेशर्स सबके क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व करेंगे एंड राइट करेंगे उसके आंसर्स की किस तरह से आपको बोर्ड्स में आंसर्स फ्रेम करने हैं. ओके, सो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं. इट इज़ अ वेरी सिंपल टॉपिक, ऑब्जेक्टिव्स है मैनेजमेंट के. सो हर ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है, जो मैनेजमेंट को अचीव करने होते हैं. सो यहाँ पर जो मैनेजमेंट को ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं दैट आर ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड पर्सनल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स. तो हम 3 एरियाज में स्टडी करेंगे. पहला कि ऑर्गेनाइजेशन के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, दूसरा सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, देन पर्सनल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं. ओके, नाउ ऑब्जेक्टिव्स 3 टाइप्स के होते हैं. तो सबसे पहले आप अपने जो नोट्स हैं उसमें फ्लो चार्ट बनाइए. ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनाइजेशन, सोशल एंड पर्सनल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स. ऑर्गेनाइजेशनल यानी एज अ बिजनेस का जो भी गोल है, तो मैनेजमेंट, जो ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट है, उन्हें क्या ऐसे ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं कि वो ये गोल को अचीव कर लें. सोशल मतलब सोसाइटी की तरफ हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं बाय मैनेजिंग इफेक्टिवली. पर्सनल मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो वर्कर्स हैं, उनकी ग्रोथ कैसे होगी और उनके खुद के पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स कैसे हैं. ओके, सो ये थी हमारी कंप्लीट फ्लो चार्ट. एक एक करके हम इन पर्टिकुलर एरियाज को पढ़ेंगे. फर्स्ट वाला है बच्चों ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स. सो ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है? ऑर्गेनाइजेशन एक सोल प्रोप्राइटरशिप हो सकती है, यानी एक अकेला व्यक्ति बिजनेस चला रहा है. ऑर्गेनाइजेशन एक पार्टनरशिप हो सकती है, यानी 2 या 2 से ज़्यादा लोग बिजनेस चला रहे हैं. ऑर्गेनाइजेशन एक कंपनी हो सकती है जिसमें प्राइवेट, पब्लिक, OPC बहुत सारे टाइप्स होते हैं. ऑर्गेनाइजेशन एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जो कि सेक्शन 8 कंपनीज होती हैं, जो कि प्रॉफिट के लिए नहीं बल्कि चैरिटेबल ट्रस्ट और ये सारी चीज़ें जो होती है जिसमें डोनेशंस रिसीव होती हैं, हम सोसाइटी को सर्व करते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है. इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन एक कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकती है, जैसे हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, या फिर ऑर्गेनाइजेशन एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो सकती है. सो आपने इतने सारे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन तो पढ़े ही हैं क्लास 11th में. सो हमें पता है ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है. अब ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स एज मैनेजमेंट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें जो फर्स्ट हेड है वो क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स. तो उसको अचीव कैसे करना है एंड वो क्या होते हैं, चलिए देखते हैं. सो फर्स्ट मीनिंग, द ऑब्जेक्टिव्स एम एट प्रॉस्पेरिटी and growth of the organization. Generally it is assumed that profit maximization is the main objective of every organization, but it is not true. अगर सिर्फ प्रॉफिट कमाना ऑब्जेक्टिव होगा तो आगे कैसे बढ़ेंगे? एक्सपेंशन, ग्रोथ, प्रोस्पेरिटी भी मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, है ना, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स. सो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? जो प्रोस्पेरिटी एंड ग्रोथ को इंडिकेट करें. और जनरली प्रॉफिट जब आप बढ़ जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, जब प्रॉफिट होता है तब मानते हैं कि हाँ ऑर्गेनाइजेशन अच्छी
पोजीशन पे आ चुकी है, बट जब एक्सपेंशन, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी होती है वो एक्चुअल ऑब्जेक्टिव तब ऑर्गेनाइजेशन अचीव करती है। सो हम क्या नोट डाउन करेंगे हमारे नोट्स में? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स एम एट प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा बोला जाता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मेन ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का, बट ये सच नहीं है। ठीक है, सो ये आपको नोट डाउन करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपन। अब मैनेजर्स क्या करते हैं? ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए 3 एरियाज में वर्क करते हैं। द मैनेजर्स ट्राई टू डेवलप एंड अटेन वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहला है सर्वाइवल, दूसरा है प्रॉफिट, ठीक है, और तीसरा जो एरिया है वो है ग्रोथ। अब मैं आपको इसको अच्छे से समझाती हूँ। जैसे आपकी एक नया बिजनेस है, ठीक है, आपने अभी अभी स्टार्ट किया है उस बिजनेस को, आप बहुत एक्साइटेड हो, आपने कैपिटल लेके आए, इतनी मेहनत की, बिजनेस को सेट किया, पर आपकी कॉस्ट ही रिकवर नहीं हो पा रही। आपने जितनी लागत लगाई थी उस बिजनेस में उससे बहुत कम पैसे आपको मिले हैं। सो आप क्या सर्वाइव कर पाओगे? नहीं, क्योंकि कॉस्ट ही रिकवर नहीं हो पा रही। कम से कम कॉस्ट तो रिकवर हो तब तो आप सर्वाइव कर पाओगे, और ऐसा कंटिन्यूसली हो रहा है। सो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो रहा। फिर दूसरा होता है प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो आप एक्सपेंशन कैसे करोगे? प्रॉफिट नहीं हो रहा तो मतलब हो सकता है लॉस हो रहा हो, या हो सकता है ब्रेक इवन पे हो, ना प्रॉफिट ना लॉस। तो जितनी लागत लगाई उतना ही पैसा रिटर्न आया, तो ब्रेक इवन पे हो सकता है आप हो, या फिर लॉस हो रहा हो। सो ऐसे में भी ऑर्गेनाइजेशन अपना ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर सकती। सो प्रॉफिट भी कमाना जरूरी है। नाउ कमिंग टू ग्रोथ, अगर हम सर्वाइव कर पाते हैं और अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट होता है तो ही हम एक्सपैंड कर पाते हैं। जैसे डिफरेंट ब्रांचेस खोलना, बड़े स्केल पे ऑपरेशंस करना। सो ग्रोथ भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स का। सो चलिए तीनों को स्टडी करते हैं एंड अच्छे से समझते हैं। ओके, सो मैनेजर्स जो हैं वो ट्राई करते हैं कि वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स को सारे मैनेजमेंट एरियाज में अचीव करने की कोशिश करें। सो पहला है सर्वाइवल। सो बेसिक पर्पस होता है हर ऑर्गेनाइजेशन का टू सर्वाइव, यानी ऐसी नौबत ना आ जाए कि गेट बंद करने पड़ जाएं, या फिर एग्जिस्ट in the competitive market for a long period of time, and it is possible only when it is able to cover its cost। यानी कि आपने जितना कैपिटल लगाया कम से कम वो जो है आप रिकवर कर पा रहे हो, आपने जितना कॉस्ट लगाया वो आप रिकवर कर पा रहे हो, तो आप सर्वाइव कर रहे हो। ठीक है, नाउ प्रॉफिट। The most important objective of every organization is earning adequate amount of profit। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो हम सर्वाइवल, ग्रोथ या एक्सपेंशन इनमें से कोई भी चीज़ नहीं कर पाएंगे। और ये प्रॉफिट क्या होता है? अपन को अवार्ड मिलता है। प्रॉफिट एक तरह से हमारे लिए अवार्ड है क्योंकि हमने रिस्क ली। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है जो 9 to 5 जॉब में है बहुत टाइम से, उनकी सैलरी है 70,000 पर मंथ। उन्होंने कुछ सेविंग्स करके 4-5 लाख रुपए जोड़े 3 साल में। पर ऑन दी अदर नोट, जब उन्होंने सेविंग्स करी तो उनके मन में आया कि क्यों ना मैं एक बिजनेस ओपन कर लूँ। अब उन्होंने रिस्क लिया, बिजनेस ओपन किया और एक क्लाउड किचन खोला। क्लाउड किचन में उनको बहुत सारे लॉसेस हो गए। उन्होंने रिस्क तो लिया बट अपने आप को उतनी इफेक्टिवली मैनेज नहीं कर पाए, अपने रिसोर्सेज को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाए, कॉस्ट तक रिकवर नहीं हुई। तो सबसे पहले जहाँ वो फेल हुए कि वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। प्रॉफिट तो छोड़ दो, और ग्रोथ और एक्सपेंशन तो दूर की बात है। ठीक है, सो सर्वाइवल और प्रॉफिट ये 2 एरियाज हैं। आई होप आपने इसको नोट डाउन किया है। सर्वाइवल फिर से बता देती हूँ। सर्वाइवल का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि हमारी जो लागत है, कॉस्ट है, वो रिकवर हो, और प्रॉफिट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है हम एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कमाएं, जिससे हम क्या कर पाएं? सर्वाइव कर पाएं, ग्रो कर पाएं और एक्सपैंड कर पाएं। प्रॉफिट क्या होता है? एक बिजनेसमैन जब बिजनेस को चलाने की रिस्क लेता है तो उस रिस्क के बदले में जो उसको रिवॉर्ड मिलता है, उस रिवॉर्ड को हम बिजनेस स्टडीज में प्रॉफिट बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। नाउ नेक्स्ट, ग्रोथ। अब क्योंकि मैनेजमेंट इतने एफर्ट्स डाल के प्रॉफिट वाली स्टेज तक तो पहुंच चुकी है, तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? तो नेक्स्ट स्टेप ये है कि अब हमें ऑर्गेनाइजेशन को लार्ज स्केल पर ऑपरेट करना चाहिए, उसको और बड़ा बनाना चाहिए। ठीक है, उसकी ब्रांचेस ओपन करनी चाहिए।
अगर फैक्ट्री वगैरह है तो और बड़ा बनाओ, अगर नॉर्मल बिजनेस है तो ब्रांचेस ओपन करो। सो बेसिकली ग्रो करना और एक्सपैंड करना ही किसको इंडिकेट करता है, ग्रोथ को इंडिकेट करता है। सो हर ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस किस पे डिपेंड होती है कि उसका ग्रोथ रेट क्या है, और ग्रोथ कैसे मेजर होती है, सेल्स से, नंबर ऑफ ब्रांचेस से, नंबर ऑफ प्रोडक्ट से, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ से। अगर मान लीजिए आप एक ही प्रोडक्ट में डील करते थे, आपके पास प्रॉफिट्स हुए और आपने सेपरेट चेन ऑफ प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दिए, ठीक है, सो ये भी एक तरह की ग्रोथ ही है। आपने इन्वेस्ट किया इन अ न्यू प्रोडक्ट, वो आपकी न्यू चेन ऑफ बिजनेस है, ठीक है। सो ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं रिलेटेड टू ग्रोथ। सो प्लीज़ नोट डाउन कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करना चाहिए, एक्सपैंड करना चाहिए। हर ऑर्गेनाइजेशन की जो सक्सेस है वो उसकी ग्रोथ रेट से मेजर होती है, एंड उसके साथ साथ ग्रोथ कैसे मेजर करते हैं अपन, ऑर्गेनाइजेशन की सेल्स अगर ज़्यादा है तो मतलब ग्रो कर रही है, कितनी ब्रांचेस हैं, कितने प्रोडक्ट्स हैं, कितने एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है। और ये वाला जो एरिया मैंने आपको समझाया कि प्रॉफिट होता है तभी हम ये सब सोच पाते हैं, नहीं तो नहीं सोच पाते। प्रॉफिट होगा तभी सेल्स बढ़ेगी, तभी ब्रांचेस हम खोल पाएंगे, तभी प्रोडक्ट्स लॉन्च कर पाएंगे और तभी एम्प्लॉयज़ भी हायर कर पाएंगे, ठीक है। सो ग्रोथ ओवरऑल रिलेटेड होती है इन टोटल प्रॉफिट से। चलिए बच्चों, नेक्स्ट केस स्टडी। सो अगर केस स्टडी ना पढ़ी बिजनेस स्टडीज़ में, केस स्टडी बिजनेस स्टडीज़ में अगर ना पढ़ी तो क्या फ़ायदा। तो चलिए केस स्टडी पढ़ते हैं। So XYZ Power Limited set up a factory for manufacturing solar lanterns in a remote village as there was no reliable supply of electricity in rural areas. इसको स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ, ये केस स्टडीज़ रिफ्रेशर्स की हैं। हम कवर कर रहे हैं NCERT प्लस रिफ्रेशर्स, और ये सब सिर्फ और सिर्फ पूरे इंडिया में फ्री ऑफ कॉस्ट एक ही यूट्यूब चैनल प्रोवाइड कर रहा है, एक ही वेबसाइट प्रोवाइड कर रही है, वो है मैग्नेट ब्रेन्स। सो इस फ्री एजुकेशन को सपोर्ट करिए, लाइक करिए इस वीडियो को एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को। कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना, ओके। सो XYZ पावर लिमिटेड ने एक फैक्ट्री बनाई है ना, मैं यहाँ पे एक शॉर्ट में लिखती भी जा रही हूँ, XYZ पावर लिमिटेड। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे लिमिटेड वर्ड लिखा है, मतलब ये पब्लिक कंपनी है, ठीक है। अगर प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लिखा होता तो मतलब वो क्या होती, प्राइवेट कंपनी होती, ठीक है। तो इन्होंने एक फैक्ट्री खोली। क्या काम करते हैं ये लोग फैक्ट्री में, मैन्युफैक्चर करते हैं सोलार लैंटर्न्स, ठीक है, इन रिमोट विलेजेस एज देयर वॉज नो रिलायबल सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन रूरल एरियाज। ऐसे गांव जहां पे रिलायबल सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है वो सोलार लैंटर्न्स मैन्युफैक्चर करते हैं। रेवेन्यू अर्न बाय कंपनी वॉज सफिशिएंट टू कवर द कॉस्ट, मतलब सर्वाइवल तो हो पा रहा है, ठीक है, हमारी लर्निंग्स के हिसाब से हमने इतना सीखा। एंड द रिस्क, ठीक है, एज द डिमांड ऑफ लैंटर्न्स वॉज इंक्रीजिंग डे बाय डे द कंपनी डिसाइडेड टू इंक्रीज प्रोडक्शन टू जनरेट हायर सेल्स, मतलब ग्रोथ भी हो रही है। फॉर दिस दे डिसाइडेड टू एम्प्लॉय पीपल फ्रॉम नियर बाय विलेजेस एज वेरी फ्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वर अवेलेबल, मतलब वो सोसाइटी को भी सर्व कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके, ठीक है। द कंपनी ऑल्सो डिसाइडेड टू ओपन स्कूल्स, मतलब सोशल वर्क भी कर रहे हैं वो लोग, ठीक है। एंड क्रीचेस, क्रीच क्या होता है, जब महिलाएं काम कर रही हों तो उनके बच्चे जहाँ पर अच्छे से खेल सकें, सेफ रह सके और वो फ्री होके काम कर सके, वो एरिया को अपन क्रीच बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज देयर इज़ अ आंट मिसिस एक्स, ओके, सो मिसिस एक्स हैज़ अ ब्यूटिफुल डॉटर, पर वो केवल 6 मंथ्स की है, उनकी जो छोटी बच्ची है वो 6 मंथ्स की है। अब वो काम कर रही हैं इस फैक्ट्री में, XYZ पावर लिमिटेड में, वो अकाउंटेंट की पोस्ट पर है। अब जब तक वो काम कर रही हैं, 9 to 5 उनकी जॉब है, तब तक उनकी बच्ची को कौन संभालेगा। सो इन्होंने XYZ पावर लिमिटेड ने क्रीच खोले। सो क्रीच एक तरह से एक प्लेग्राउंड नहीं बोलेंगे, एक इनक्लोज्ड स्पेस होता है जहाँ पे अलग अलग माओं के बच्चे, अलग अलग एम्प्लॉयज़ के बच्चे संभाले जाते हैं, और प्रॉपर स्टाफ होता है, प्रॉपर फैसिलिटीज़ होती है, बच्चों के लिए प्ले एक्टिविटीज़ होती है और लर्निंग एक्टिविटीज़ भी होती है। ना सिर्फ बच्चे की डेवलपमेंट होती है बल्कि एट द सेम टाइम जो किड की मॉम है वो काम भी कर सकती हैं और बिना ये टेंशन लिए कि मेरा बच्चा कैसा होगा। सो क्रीचेस भी एक
अच्छी सोशल एक्टिविटी इन्होंने की कि एम्प्लॉयज़ के बच्चे यहाँ पर जा सके फॉर द चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉयज़। सो आपने क्या देखा कि ओवरऑल ये जो फैक्ट्री है ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, इन्होंने एक्सपैंड भी कर लिया, एम्प्लॉयज़ का भी ध्यान रखा, स्कूल्स भी खोले, क्रीचेस भी खोले, ओवरऑल सेल्स भी इंक्रीज करी। तो यहाँ पे तो मुझे सर्वाइवल भी दिख रहा है, मुझे प्रॉफिट भी दिख रहा है और मुझे ग्रोथ भी दिख रही है। ठीक है, सो चलिए ये थी हमारी केस स्टडी सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ की। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस अबाउ। सो आपको पता है कौन से ऑब्जेक्टिव्स पूछे गए हैं। पहला है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स एंड इंडिविजुअल और पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, सो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं है, ऑर्गेनाइजेशनल और सोशल ऑब्जेक्टिव्स ही हाईलाइटेड हैं। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स कहाँ कहाँ हाईलाइटेड है? सबसे पहला पॉइंट जहाँ वो हाईलाइट हुए हैं कि सोलर लैंटर्न्स उन्होंने बनाए, उनका मेन ऑब्जेक्टिव था रिलायबल सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना, रूरल एरियाज़ में कॉस्ट कवर करी और सेल्स इंक्रीज करी, है ना, और प्रोडक्शन को हायर एंड पे लेके गए। अब सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? एम्प्लॉयमेंट जनरेट करी, ठीक है, उसके अलावा स्कूल्स ओपन करें, उसके अलावा क्रीचेस ओपन करें, ये सोशल है। तो यहाँ पर इंडिविजुअल या पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स नहीं दिख रहे हैं, सो इसलिए यहाँ पे दो ही ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो हाईलाइटेड हैं। सो चलिए आंसर देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स तो क्या होता है कि यहाँ पर स्टेक होल्डर्स जैसे ओनर, एम्प्लॉयज़ वगैरह का ध्यान रखना, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना, वो क्या है? सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। सो ये तीनों चीज़ें अचीव तो हो रही हैं। सर्वाइवल कैसे हो रहा है? सबसे पहले उन्होंने कॉस्ट रिकवर किया। प्रॉफिट कैसे हो रहा है? जब सेल्स इंक्रीज करी। ग्रोथ कैसे हो रहा है? जब वो एक्सपैंड करने लगे। ठीक है, अब सोशल ऑब्जेक्टिव्स, तो सोशल ऑब्जेक्टिव्स में सबसे पहले उन्होंने क्या किया? एम्प्लॉयमेंट जनरेट करी। नेक्स्ट उन्होंने क्या किया? स्कूल ओपन किए। नेक्स्ट उन्होंने क्या किया? क्रीचेस ओपन किए। सो ये था हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव्स एज पर द केस स्टडी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेट टू वैल्यूज विच द कंपनी वॉन्टेड टू कम्युनिकेट टू द सोसाइटी, यानी कंपनी ऐसी कौन सी दो वैल्यूज सोसाइटी को बताना चाहती है। सो चलिए नेक्स्ट। नाउ पहला है रूरल डेवलपमेंट, यानी प्रोडक्शन ऐसा करो कि जिन एरियाज में इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंच पा रही, सोलर लैंटर्न्स के मैन्युफैक्चरिंग से वहां इलेक्ट्रिसिटी पहुंच पाएगी। सो अंधेरा नहीं होगा और लोग पढ़ भी पाएंगे, काम भी कर पाएंगे, रेगुलर एक्टिविटीज़ करने में उन्हें ईज होगी। दूसरा प्रमोटिंग लिटरेसी। प्रमोटिंग लिटरेसी यानी सबसे पहले उन्होंने स्कूल्स ओपन करे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करी। सो ये सब क्या है? ये पढ़े लिखे लोग ही करते हैं उन लोगों के लिए जो आगे बढ़ना चाहते हैं। सो बेसिकली लिटरेसी प्रमोट करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ें, और उन्होंने इसके लिए क्या किया? स्कूल्स ओपन करे। सो ये दो वैल्यूज़ हैं जो हाईलाइट हो रही हैं। नाउ सोशल ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स खत्म हुआ, सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सो आपने देखा होगा कि बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जो ना सिर्फ कमा रहे हैं बल्कि सोसाइटी को भी काफ़ी कुछ दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल द टाटा ग्रुप, रतन टाटा जी बहुत सारे पैसे, अपनी मेजर अर्निंग उन्होंने सोसाइटी के लिए डिवोट कर दी है, स्कूल्स के लिए डिवोट कर दी है, कैंसर पेशेंट्स के लिए डिवोट कर दी है। सिमिलरली अंबानी जी, सो आपने अभी अभी रिसेंटली देखा होगा इन न्यूज़, वनतरा वो सो पॉपुलर। सो यहाँ पर वनतरा एज अ ऑर्गेनाइजेशन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए है। सो ये सब क्या है? सोशल एक्टिविटीज़ हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस कर रही हैं। So, social objectives of the organization deal with the commitment of the organization towards the society. ये किसके लिए करते हैं हम? सोसाइटी के लिए। So, मेजर सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? सबसे पहला, सही क्वालिटी के प्रोडक्ट्स देना और सही प्राइस पे देना, ठीक है। दूसरा, कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स डिज़ायरेबल सिविक एक्टिविटीज़, जो हमारे सिविलियन एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें कंट्रीब्यूट करना। जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ, यानी इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूट करना। फिर उसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि आप बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आप फैक्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना। फाइनेंशियल सपोर्ट टू द कम्युनिटी, कभी सोसाइटी को ज़रूरत हुई तो फाइनेंशियल सपोर्ट भी देना। सो ये सब क्या है? सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजिंग एजुकेशनल, हेल्थ एंड वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ये भी सोसाइटी के लिए ही हम करते हैं, एम्प्लॉयज़ के लिए करते हैं। एक्टिवली सोशल सर्विसेज प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट करना, जैसे स्वच्छ भारत अभियान, इस सब में पार्टिसिपेट करना। यूजिंग एनवायरनमेंट फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन,
यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट मेथड्स अपन को यूज़ करने हैं। डेवलपमेंट विदाउट कॉजिंग एनी हार्म टू द एनवायरनमेंट। फिर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू वीकर सेक्शन, जिनको जॉब्स नहीं मिल पाती है उनको जॉब्स प्रोवाइड करना। जैसे इसमें वीकर सेक्शन सिर्फ कवर्ड नहीं होते, हैंडीकैप्ड भी कवर होते हैं, ठीक है। सो अगर डेफ, डम्प या फिर ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो चल नहीं पा रहे, जो बोल नहीं पा रहे, जो सुन नहीं पा रहे, उन कैंडिडेट्स के लिए भी जॉब्स होनी चाहिए, ठीक है। सो ये असली मायने होते हैं सोसाइटी को सर्व करने के। नाउ पर्सनल एंड ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स। अब एक ऑर्गेनाइजेशन के पर्सनल ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स ऑर्गेनाइजेशन के नहीं होंगे, इनफैक्ट ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे हैं उनके होंगे। सो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स बोल लो, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स बोल लो या इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स बोल लो, बात एक ही है। तो सबसे पहले तो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स रिलेटेड होते हैं एम्प्लॉयज से। अब एम्प्लॉय को क्या चाहिए कि सही टाइम पे पैसे मिले, दूसरा अच्छी वर्किंग कंडीशंस मिले, तीसरा इंक्रीमेंट होता रहे पैसे में, प्रमोशंस होते रहें, अगर वो अच्छा काम करे तो लोग उससे अच्छा व्यवहार करें और उसको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले। जैसे ऐसा ना हो महिलाओं को कम सैलरी और मेल पर्सनस को ज़्यादा सैलरी। तो ये सारी चीज़ें हैं। सो फर्स्ट है मेन इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स आर कॉम्पिटिटिव सैलरी। तो फाइनेंशियल नीड्स फुलफिल करने के लिए अच्छी खासी सैलरी होनी चाहिए जो मार्केट में चल रही है। प्रमोशन, ट्रेनिंग, पर्सनल ग्रोथ, डेवलपमेंट, ये सब भी अपन को करवाना है एम्प्लॉयज़ को। नेक्स्ट, peer recognition, self-respect, respect for colleagues to fulfill social needs, good and healthy working condition for safety and employees। क्या आपको पता है एक एक्ट है, कानून बना हुआ है फैक्ट्रीज एक्ट 1948। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 बोलता है कि जहाँ पर वर्कर्स काम कर रहे हों उनकी वर्क प्लेस से जो वॉशरूम है यानी जो बाथरूम है उसमें 6 मीटर्स का डिस्टेंस होना चाहिए ताकि उनकी हेल्थ पे कोई असर ना आए। सो ऐसे भी कानून बने हुए हैं जो वर्कर्स ओरिएंटेड लॉ हैं, जैसे कि वुमेन्स इस टाइम से इस टाइम तक ही काम करेंगी, इसके बाद वो नहीं आएंगी, जो नॉन सेफ आवर्स हैं, ठीक है। और ओवर टाइम के प्रोविजंस भी है, 48 आवर्स अ वीक काम करो तो ठीक, उससे ज़्यादा ओवर टाइम कहलाएगा। बच्चों की एज फिक्स है, एडल्ट, एडोलेसेंट, ठीक है। तो ये सब जो काम हैं ये किसको इंडिकेट करते हैं? गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन। तो हर ऑर्गेनाइजेशन जब लॉज को फॉलो करती है, रूल्स को फॉलो करती है एंड एम्प्लॉयज़ को हेल्दी वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करती है तो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव हो जाते हैं। अब फॉर एग्जांपल एक वर्कर है मिस्टर ए, उन्होंने जॉब ज्वाइन की थी ये सोच के कि मैं बहुत पैसे कमाऊंगा और मैं बहुत लगन से काम करूंगा। उनकी सैलरी थी 25,000। अब उन्होंने काम करना चालू किया, ये उनकी फर्स्ट जॉब थी, बट लेटर ऑन मैनेजर्स उन पे काम डालते गए 9 आवर्स की उनकी शिफ्ट कर दी, जबकि उनके बात हुई थी 8 आवर्स की। फिर वो बढ़ गई 12 आवर्स। फिर उसके साथ वो बहुत टायरिंग फील करने लगे, उनको रिफ्रेशमेंट्स नहीं प्रोवाइड किए गए, ब्रेक नहीं प्रोवाइड की गई, वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं थी। सो इससे क्या हुआ, वो लूज़ कर गए इंटरेस्ट काम में और उन्होंने जॉब स्विच कर ली। सो वर्कर्स क्या करते हैं, अगर वो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स उनके अचीव नहीं होते तो वो काम छोड़ देते हैं, और पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं होते तो उनको नेग्लेक्टेड फील होता है और वो चले जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन से, नई नौकरी ढूंढ लेते हैं। सो इसलिए इससे ऑर्गेनाइजेशन का भी नुकसान होता है और इसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन एक अच्छे एम्प्लॉय को लूज कर देती है। सो ये इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसका ध्यान रखना चाहिए। नाउ केस स्टडीज। रियल अलायंस लिमिटेड इज अ वेल नोन सीमेंट कंपनी इन इंडिया, ठीक है। इट इज एबल टू अर्न एडिक्वेट रेवेन्यूज टू कवर कॉस्ट, माने सर्वाइव तो कर पा रही है। कैपिटल बेस, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एंड प्रोडक्शन टर्नओवर हैज़ इंक्रीज्ड, मतलब ग्रोथ भी हो रही है और मैनी फोल्ड्स यानी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। द रेट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इज ऑल्सो क्रेडिटेबल, यानी प्रॉफिट भी हो रहा है। द एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी आर हैप्पी, ठीक है, एंड सेटिस्फाइड विद द रेम्यूनरेशन, यानी उसके जो कर्मचारी हैं वो खुश हैं और उनको अच्छी सैलरी मिल रही है, ठीक है। और वर्किंग कंडीशंस अच्छी हैं, प्रमोशन पॉलिसी अच्छी है, यानी उन्हें टाइम टू टाइम प्रमोशंस भी हो रहे हैं। इसके साथ साथ एज अ पार्ट ऑफ इट्स मॉरल ऑब्लिगेशन कंपनी हैज़ टेकन मेनी इनिशिएटिव्स। सबसे पहला तो प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, दूसरा ये एम्प्लॉयमेंट किसको दे रहे हैं? स्पेशली एबल्ड पीपल को, जिनको कोई जॉब्स नहीं देता, जिनके लिए अब जाके 21st सेंचुरी में जाके, यानी मैंने अभी रिसेंटली 2-3 साल से देखा है कि ऑर्गेनाइजेशंस इस चीज़ को प्रमोट कर रही हैं। अगर आप डिफरेंटली एबल्ड हो
तो आपको जॉब मिलती है, ठीक है। सो इन्होंने भी यही लॉन्च किया कि ना सिर्फ उनके करंट एम्प्लॉयज़ हैप्पी हैं, बल्कि वो लोग ऐसे लोगों को एक्सेप्ट कर रहे हैं जिनको कोई नहीं एक्सेप्ट करता, ठीक है। उनमें क्या कमी है, दे आर मोर पावरफुल देन अस, दे हैव गुड सेंसेस देन अस, पर उनको क्योंकि कुछ उनकी बर्थ से प्रॉब्लम्स होती हैं या वो स्पेशली एबल्ड होते हैं, लोग सोचते हैं वो काम नहीं कर पाएंगे, बट ये बिल्कुल सरासर गलत है। नाउ एंड प्रमोटिंग लिटरेसी एंड विलेजेस अडॉप्टेड बाय इट, इन द विलेजेस अडॉप्टेड बाय इट। तो आसपास के गाँव में एजुकेशन को लेकर अवेयरनेस उनने दी है। सो अब इस केस को ध्यान में रखते हुए आपको कुछ क्वेश्चंस का आंसर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन वेरियस टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, बीइंग फुलफिल्ड बाय रियल अलायंस बाय कोटिंग लाइंस फ्रॉम द पैराग्राफ, ठीक है। तो सबसे पहला है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, उन्होंने सर्वाइवल, सबसे पहले तो बात ही थी कॉस्ट निकल गया, दूसरा ग्रोथ यानी मैनी फोल्ड्स में बिजनेस एक्सपैंड हो रहा था, फिर उसके बाद कौन सा मैनी फोल्ड्स में, है ना, थर्ड प्रॉफिट, तो रेट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इज ऑल्सो इंक्रीज्ड, है ना, क्रेडिटेबल वर्ड लिखा हुआ था वहाँ। फिर उसके बाद पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज़ थे वो हैप्पी थे, ठीक है, एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी आर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, क्योंकि उनको अच्छी सैलरी मिल रही थी, वर्किंग कंडीशंस भी उनकी अच्छी थी। नाउ कमिंग टू सोशल ऑब्जेक्टिव्स, तो उन्होंने उस पार्ट ऑफ सोसाइटी को डिफरेंटली एबल्ड पर्सनस जो हैं, स्पेशली एबल्ड पर्सनस को जॉब दी और लिटरेसी प्रमोट की। सो ये सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव हो गए, ठीक है। सो ये थी हमारी केस स्टडीज। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा है लिस्ट एनी 2 वैल्यूज दैट रियल अलायंस लिमिटेड वांट्स टू कम्युनिकेट टू द सोसाइटी। सो कंपनी सोसाइटी को क्या बोलना चाहती है कि सोशल वेलफेयर करो, यानी दान धर्म करो, अच्छे काम करो और अपने एम्प्लॉयज़ का ध्यान रखो ताकि वो अच्छी सर्विस आपको प्रोवाइड कर सके। ओके, सो ये था हमारा पूरा टॉपिक। सो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस ख़त्म हो चुका है एंड हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम स्टार्ट करेंगे अगले सेशन में। स्टूडेंट्स प्लीज़ कंसेप्ट रजिस्टर को अच्छे से मेंटेन करो, वीडियो पॉज करके कंसेप्ट्स लिखा करो एंड हम एनसीईआरटी जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, रिफ्रेशर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, केसेस सॉल्व करेंगे, उसको क्वेश्चन एंड आंसर रजिस्टर में मेंटेन करते जाना। हम रिविजन्स भी करेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आप हैं मैग्नेट ब्रेन्स प्लेटफॉर्म पे, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये है हमारा यूट्यूब चैनल। यहाँ पे जो प्लेलिस्ट का सेक्शन बना हुआ है, यहाँ पे आपको सारी क्लासेस के सारे कोर्सेज फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स प्रोवाइड होते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। हमारी वेबसाइट पे कंप्लीट कोर्सेज अवेलेबल हैं हर क्लास के, हर स्ट्रीम के। ओके, हम तैयारी करवाते हैं आपको सीबीएसई की एंड ये सारे स्टेट बोर्ड्स की। सो देर किस बात की है, जल्दी जल्दी जाओ, चेकआउट करो। थैंक यू सो मच।